हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पेंटर जर्नल फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी एग्जाम या परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड और काफ़ी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ITI पेंटर जर्नल के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तथा साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेटरिंग। जो लेटरिंग की होती है, जो लेटर होते हैं, जैसे पेंटर लिखा हुआ है तो ING और लगा दिए तो शब्द बन गया लेटरिंग, या अक्षरांकन का जो प्रकार है वो क्या है। तो ये जो पेंटर आपको दिखाई दे रहा है, जो लेटर्स लिखे हुए हैं तो वो किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए रोमन लेटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेटरिंग। अक्षरांकन का जो प्रकार है वो क्या है। तो इसमें जो हिंदी में जो पेंटर लिखा हुआ है तो उसके जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं हमारे देवनागरी लेटरिंग में या देवनागरी अक्षरांकन में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ लेटरिंग, या इस अक्षरांकन का जो प्रकार है वो क्या है। तो जो आर्ट लिखा हुआ है वो किस, जो लेटर जो यूज किए गए ART, तो वो किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, तो वो हमारे लिखे गए हैं गोथिक लेटरिंग में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट लेटरिंग स्पेसिंग। जो सही अक्षरांकन या जो स्पेलिंग है वो क्या है। तो जब भी हम किसी लेटर के बीच में जो स्पेस देते हैं तो उनमें से जो कथन है वो कौन सा सही है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेटर्स, जब 2 लेटर्स के बीच में समान दूरी दी जाती है तो वो कहलाती है हमारी लेटरिंग स्पेसिंग। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्पेसिंग। इस रिक्ति का नाम क्या है। तो जो कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे एक्टर लिखा हुआ है ACTOR, तो इन लेटर्स के बीच में जैसे A और बीच के C और के बीच में स्पेस, C और T के, T और R के और O और R के जो बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है मैकेनिकल और यूनिफॉर्म स्पेसिंग, मतलब एक समान स्पेस है। तो जब भी जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं या कोई अक्षर लिखे हुए तो उनके बीच में जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पेस वुड बी यूज व्हेन ड्राइंग रेगुलर एंड इरेगुलर और सर्कुलर लेटर्स टुगेदर। नियमित अनियमित परिपत्र अक्षरों को एक साथ खींचते समय किस स्पेलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, क्या जानना आवश्यक होता है। तो ये हमारा होता है ऑप्टिकल इक्वलाइज स्पेसिंग, प्रकाशीय समान दूरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लेटरिंग डू यू रिकमेंडेड फॉर लॉन्गर स्पेसिंग एंड लोअर विड्थ साइन बोर्ड फॉर प्रॉपर स्पेसिंग।
उचित स्पेसिंग के लिए आप अधिक लंबी दूरी या कम चौड़ाई के जो साइन बोर्ड के लिए कोई भी अक्षरांकन सुझाते हैं तो वो कैसा होता है। तो कोई भी हम जो साइन बोर्ड के लिए लेटर्स लिखते हैं या साइन बोर्ड के ऊपर जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनके बीच में जो स्मार्ट स्पेसिंग होती है वो एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है, तो वो किसके अंदर होती है, तो वो होती है हमारी रोमन लेटर्स के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर लेटरिंग। अक्षरांकन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम लेटर्स के जो सिंबल्स हम यूज करते हैं तो उसमें जो हम कौन सा टूल यूज करते हैं, तो किसी भी लेटर को बनाने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं, तो वो टूल होता है हमारा ब्रश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ब्रश टूल इज मेनली यूज फॉर द लेटरिंग। किसी भी लेटर को बनाने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कैलीग्राफी पेन। जो कैलीग्राफी पेन में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक ये जो चित्र दिया गया है ये एक कैलीग्राफी पेन है, उसमें जो पार्ट एक्स को जो इंडिकेट किया गया है तो पार्ट एक्स हमारा क्या है, एक होल्डर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज फॉर द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो साइन बोर्ड आपने देखे होंगे कि जैसे कोई स्कूल का सिंबल लिखा हुआ कि आगे स्कूल है या आगे ब्रेकर है, या हमें गाड़ी को जो स्पीड है वो इतने किलोमीटर गाड़ी की स्पीड चलानी है, इतने किलोमीटर के बाद टोल आएगा, या जो डिस्टेंस है हमारी इतने किलोमीटर, ये प्लेस इतने किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये जितने भी चीज़ें लिखी होती हैं इनको हम बोलते हैं साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड पर कुछ भी बनाने के लिए या नेमिंग करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग हेयर फ्लैट ब्रश, जो लंबे बाल फ्लैट की जो ब्रश होती है उनका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्रश। ब्रश में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो जो ब्रश दिखाई गई है चित्र में उसमें जो एक्स जो पार्ट है वो है हमारा फेरल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो ब्रश के कंपोनेंट्स के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों ये है सारे ब्रश के कंपोनेंट्स के पार्ट। तो जो पीछे का पार्ट होता है वो होता है हमारा हैंडल, पीछे से जो आगे का पार्ट हो जाता है जिसमें हम क्रीपिंग करते हैं, जैसे ब्रश को हम पकड़ते हैं तो वो कहलाता है क्रीप पॉइंट या क्रीप। फेरोल होता है उससे आगे का हिस्सा, और हील बोलते हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा बेली, ये है ब्रिस्टल्स, और आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं टो। तो एग्जामिनर आपसे ब्रूस का कोई भी डायग्राम देकर ये पूछ लेगा कि किसी भी पार्ट को एक्स से इंडिकेट कर देगा कि ये पार्ट क्या है। तो आप सभी पार्टों को याद रख सकते हैं और इसी क्रम में याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट है जो चित्र में दिखाए गए हैं, ये ब्रश के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज इजी टू यूज फॉर द लेटरिंग प्रैक्टिस। पत्र व्यवहार के लिए किस उपकरण का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो जब भी हम लेटर्स को लिखते हैं फॉर द प्रैक्टिस तो विच टूल इज यूज, तो ये टूल होता है हमारा चीजल मार्कर पेन या छेजी मार्कर पेन का हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज डिफिकल्ट टू यूज फॉर द लेटरिंग प्रैक्टिस। पत्र व्यवहार के लिए किस उपकरण का उपयोग करना मुश्किल है। तो ये हमारा होता है ब्रश। तो ब्रश जो कोई भी हम लेटर प्रैक्टिस में हम जो ज़्यादातर यूज लेते हैं तो किस टूल का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं या डिफ़िकल्ट होता है उसका उपयोग कर यूज करना, तो वो कहलाती है हमारी ब्रश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वुड टू बी अवॉइड इन वुड टर्निंग वर्क। लकड़ी के काम में किस तरह की लकड़ी से बचना चाहिए। तो जब भी कोई भी हम लकड़ी का काम करते हैं तो जो गांठ वाली जो लकड़ी होती है जिसके ऊपर कोई उभरा हुआ पोर्शन हो, तो ऐसी लकड़ी से हमें बचना चाहिए या ऐसी लकड़ी को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो भी हम कोई फर्नीचर बना रहे हैं लकड़ी से, तो उसमें क्या है कि जहाँ जिस पॉइंट पर गांठें होंगी तो वहाँ से दरारें या क्रैकिंग पड़ना बहुत ही आसानी से हो जाता है, और जो लाइफ हो जाती है दरवाज़ों की या खिड़की चौखटों की वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो नोट वुड है या गांठों वाली लकड़ी है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम वुड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं एक जैसे कि एक लकड़ी के ऊपर से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल निकालना हो या हटाना हो, कोई भी फ्लैटनेस करनी हो, कोई रफ सरफेस हो उसकी फ्लैटनेस करनी हो, तो इस टूल का हम उपयोग करते हैं। तो इस टूल में क्या है कि जो एक पार्ट दिया गया है, इंडिकेट किया गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स हमारा है वुडन स्टॉक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कारपेंटरी पोर्टेबल मशीन। इस बढ़ईगिरी पोर्टेबल मशीन का नाम क्या है। तो इस मशीन जो चित्र में जो मशीन दी गई है इसका नाम है हमारा पावर प्लेनर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ट्रेमल। एक ट्रेमल में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो ट्रेमल का हम ज़्यादातर उपयोग इसमें करते हैं कि फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, अगर कोई हमें डिस्टेंस को मापना है तो हम ट्रेमल का उपयोग करते हैं। और इसकी जो लाइन स्ट्राइकिंग होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो इसके द्वारा अगर ट्रेमल के द्वारा ही हमें कोई बड़ा वृत्त बनाना हो या बड़ा सर्कल बनाना हो जो कि कंपास या प्रकार की हेल्प से बनाना मुश्किल हो, तो इस पॉइंट पे भी हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रेमल का ही उपयोग करते हैं। बड़ी आर्क या बड़े सर्कल या बड़े वृत्त को बनाने के लिए भी हम ट्रेमल का उपयोग करते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी, या डिस्टेंस हमें कोई ट्रांसफ़र करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो भी हम इसके ट्रेमल का उपयोग करते हैं। तो जो ट्रेमल में दिया गया है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है, तो एक्स पार्ट क्या है, एक होल्डर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो चित्र में एक वाइस दिया गया है, उस वाइस का हमें नाम बताना है कि ये वाइस है वो क्या है। तो ये वाइस कौन सा, एक बेंच वाइस है जो कि जॉब को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसके जो दो जा होते हैं, एक होता है ये फिक्स जा होता है, ये होता है मूवेबल जा। ये हमारा होता है हैंडल, इसको मूव कर कर हम इसको आगे पीछे ले सकते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पर हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ चीजल इज फिट इन द हैंडल। छेनी का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है। तो जो छेनी का जो टैंग पार्ट है, जो बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, वो भी वही हैंडल के अंदर फिट किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो टैंग इज ए पार्ट ऑफ द चीजल विच इज फिट इनटू द हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू होल्ड द हैमर हैंडल व्हाइल ड्राइविंग द नेल। नाखूनों को चलाते समय हथौड़ों के हैंडल को कैसे पकड़े। तो जब भी हम ड्राइविंग एज ए नेल हम हैमर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड ऑफ द हैमर। तो जो हैमर का जो अंतिम सिरा है उसको हम उपयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड कैन नॉट बी कट ईजिली। किस लकड़ी को काटना आसान नहीं है। तो ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसको काटना मुश्किल होता हो। तो ये लकड़ी होती है हमारी हार्ड वुड। जो कठोर लकड़ी होती है उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज MS सीट इंडिकेट। जो MS सीट है आप उससे क्या समझते हैं। तो MS स्टैंड फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्स जो भी सीट्स होती है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, माइल्ड स्टील की। तो ये MS स्टैंड फॉर माइल्ड स्टील या नरम इस्पात। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोटिंग गिवन टू द GI सीट। तो GI सीट पर कौन सी कोटिंग दी जाती है। तो GI स्टैंड फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जो एक तरीके से क्या होता है कि किसी भी सीट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा दी जाती है ताकि कोई मटेरियल है उसके ऊपर रस्ट ना लगे। तो वो होती है हमारी गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3, दस्ता लेपित चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सीट इज सुटेबल टू मेक ट्रे। ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की सीट उपयुक्त होती है। तो ट्रे को बनाने के लिए हम 24 गेज गैल्वेनाइज आयरन की जो सीट होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो एक्स जो पार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है। तो एक सोल्डरिंग दी गई है, उसमें एक जो एक्स पार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है बिट को।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन। तो मशीन का नाम क्या है। तो चित्र में एक मशीन दिखाई गई, उस मशीन का नाम है बेंडिंग रोलर मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का नाम क्या है। तो एक चित्र दिया गया है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो कौन सी डेवलपमेंट है। तो ये है हमारी स्क्वायर प्रिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का नाम क्या है जो चित्र में दिया गया है। तो आप क्या है कि जो इसका जो टॉप व्यू होता है उसकी जो साइड को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर वाले में कितनी साइड थी, 4 थी। तो इसमें साइड कितनी है, 6 है। तो 6 जिसकी साइड होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा हेक्सागोनल। तो ये किसका एक डायग्राम है या किसका एक सेक्शनल व्यू है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का नाम क्या है। तो चित्र में एक डेवलपमेंट दिया गया है, इसी तरीके से ऊपर जो दिए गए थे जिसकी जो नंबर ऑफ साइड को हम काउंट कर कर बता सकते थे कि ये क्या है। तो चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कोन का डेवलपमेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो जब आप आसानी से देख भी पाते हैं कोन किस शेप में होती है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसकी जो उल्टी शेप होती है वो होती है आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको उल्टा रख दिया जाता है। तो चित्र में भी आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये एक शंकु है या कोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन मेथड इज यूज फॉर सिलेंडर ऑब्जेक्ट। सिलेंडर ऑब्जेक्ट के लिए किस लाइन विधि का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइन मेथड हम यूज करते हैं वो होता है पैरेलल लाइन मेथड। तो पैरेलल लाइन मेथड इज मेनली यूज फॉर द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 समानांतर रेखाएं विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप। ये आकार। तो ये जो आकार दिया गया है ये किसका एक आकार है। तो ये हमारा कहलाता है ओवल शेप। जो अंडाकार जो शेप होती है वो हमारी ओवल शेप होती है। जो चित्र में ओवल ही बनाया गया। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर बिल्कुल ही ऐसा बनाया जाता है ये कहलाता है हमारा सर्कल। तो अंडे की जो शेप में होता है वो शेप क्या कहलाती है, ओवल शेप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। जोड़ का नाम क्या है। तो चित्र में दिखाया गया है कि जो जोड़ है वो जोड़ हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोटेल जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जोड़ का नाम क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बट जॉइंट होता है, बट जॉइंट में क्या है कि दो पीसों को आपस में इस तरीके जाता है और वेल्डिंग कर दी जाती है। तो बट जॉइंट में क्या होता है कि एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखा जाता है। तो ये हमारा कहलाता है लैप जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी जॉइंट। अस्थायी जोड़ों का प्राथमिक उदाहरण है वो कौन सा है। तो ऐसे जो जॉइंट जो टेम्परेरी होते हैं उसके हम एक एग्जांपल देना कि कौन से जॉइंट है वो टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। तो वोल्टेड जॉइंट जो होते हैं जो नट और बोल्ट की सहायता से किसी दो पीसों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, टेम्परेरी जॉइंट कहलाते हैं। तो वेल्डिंग जो होती है वो एक परमानेंट जॉइंट होती है। और जो वोल्टेड जॉइंट होते हैं मतलब वोल्टिंग का मतलब कभी भी हम नट और बोल्ट को खोल कर डिसअसेंबल कर सकते हैं और कभी भी हम असेंबल कर सकते हैं दो पार्ट्स को। तो ये कहलाती है हमारी टेम्परेरी जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट जॉइंट फॉर कॉपर पाइप। तांबे के पाइप के लिए सबसे अच्छा जोड़ है वो कौन सा है। तो तांबे की पाइप के लिए जो सबसे अच्छा जोड़ होता है वो कहलाता है हमारा ब्रेज्ड जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर लॉकिंग जॉइंट इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में जोड़ों को लॉक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो सीट मेटल जो भी वर्क होता है, काम होता है, उसमें जोड़ों को लॉक करने के लिए आपस में हम ग्रूवर उपकरण का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर ऑन ए मेटल सीट। धातु सीट पर स्थायी यांत्रिक फास्टनर है वो कौन सा है। तो ये हमारा होता है रिविट। तो रिविट इज ए परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर ऑन ए मेटल सीट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज गुड टू ज्वाइन ए मेटल सीट। धातु की सीट से जुड़ने के लिए कौन सी जो तकनीक है वो अच्छी होती है। तो धातु की सीट से जुड़ने के लिए जो टेक्निक्स होती है वो कहलाती है हमारी ब्रेजिंग या टाकना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथ ही ये 38 क्वेश्चन थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ द स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। तो जो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है वो हमारा कहलाता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया एरिया। तो एरिया कितना दिया गया है 625 और साइड का स्क्वायर। तो जब भी मैं यहाँ से साइड निकालूंगा तो साइड क्या निकल के आएगी, साइड आएगी अंडर द रूट में 625। तो 625 का जो अंडर द रूट होता है वो कितना होता है 25। मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ। तो हमेशा क्या है कि पेयर पीछे से बनता है और पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम आगे 0 लगा लेते हैं। तो ये कितने पे जाएगा 2 दूनी 4, अब बचेगा कितना 2। तो जो भी चीज़ ऊपर से उतरती है वो हमेशा पेयर में उतरती है। तो अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4। अब तो ये डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे 225। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना, तो एरिया निकालने का एक सूत्र होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ बी है बेस, एच है हाइट। तो यहाँ हमें क्या दिया गया हाफ इंटू बेस कितना दिया गया 10, हाइट दी गई है 5। तो 2 5 10, तो 5 के हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल हैविंग साइड्स आर 40 mm 20 mm एंड 28 mm। उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर व 28 मिलीमीटर हो। तो स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है या विषमभुज त्रिकोण वो होती है जिसकी जो सारी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं होती है। तो वो हमारी कहलाती है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होगी कि हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है कि मान लो इसकी साइड मैंने मान ली ए बी सी। तो जो पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सारी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ क्या इतना दिया गया हमें 20 40 और 28। तो 40 और 20 हो गया 60। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा 88 mm। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3, मतलब तीनों का हमें जोड़ कर देना है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वो तो सारी भुजाओं का जोड़। तो इसमें भुजा है कितनी 3, तो हम तीनों का जोड़ कर देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा A3 88 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक हैविंग 30 मीटर लेंथ एंड 20 मीटर विड्थ एंड हाइट इज 10 मीटर। एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई इतनी 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन है वो क्या होगा। तो सिंपल जो वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, किसी भी चीज़ का हमें वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो लेंथ कितनी है 30, विड्थ कितनी है 20 और हाइट कितनी है 10। तो तीनों के आपस में जब हम करेंगे तो 6 और 3 0, तो 6000 mm3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो इस चित्र में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन, कोन का चिन्ह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो आइसक्रीम का जो उल्टा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कोन,
और ऊपर से अगर कोन मतलब एक हिस्सा हम काट दें तो इस तरीके से बनाएं, तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है। तो एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए 4। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 4। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। यहाँ से हमें उल्टा बता सकते हैं, अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को RAD भी लिख सकते हैं, वो रेडियन। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। जो चित्र में हमें जो प्रिज्म दी गई है हमें पहचानना है कि ये किस तरह की प्रिज्म है। तो आप जो नंबर ऑफ साइड्स है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6। तो किस जब भी हम टॉप से देखते हैं तो हमें साइड जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 6 या 6। तो ऐसी चीज़ जिसके 6 साइड हो वो कहलाती है हमारी हेक्सागोन। तो ये जो प्रिज्म पूछी गई तो कौन सी प्रिज्म होगी, ये प्रिज्म है हमारी हेक्सागोनल प्रिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो चित्र में जो उपकरण दिया गया है ये है हमारा ट्राई स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण को पहचानिए। हथौड़ा है, ये हथौड़े में भी कौन सा प्रकार है इसका, ये हमारा बॉल पिन हैमर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल को पहचानना है कि जो चित्र में जो प्लायर दिया गया है ये कौन सा एक प्लायर है। तो ये हमारा कटिंग प्लायर, काटने वाला सरोता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो चित्र में जो उपकरण दिया गया है हैमर दिया गया है, तो ऐसा हैमर जो पूरा ही लकड़ी का बना हो तो उस हैमर को हम बोलते हैं मैलेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये चाबी है, स्पेनर है। तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों सिरे हैं वो ओपन है, तो इसलिए ये कहलाती है ओपन एंडेड स्पेनर। तो साथियों ये थे हमारे 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। इनमें से कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो एंड और बट ये सब क्या है, कंजक्शन है, लेकिन और एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कोई मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे बंदे बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई राय या कोई डिस्कशन है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन बंदों का दिमाग कहीं ना कहीं और है या उसको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका मीटिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो वो क्या है, बोरियतम महसूस कर रहे हैं। डेवलप बोर्डम, बोरियतम पैदा करना एक भूमिका निभाने का एक लाभ नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। कौन सा एक स्वर नहीं है। तो वाउल्स होते हैं AEIOU, लेकिन F क्या है, F एक वाउल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार होता है। तो एक ऑफिस के रिगार्डिंग एक अच्छा शिष्टाचार ये होता है कि हमें कभी भी ऑफिस में जीन्स, ट्राउजर या टी-शर्ट ऐसी चीज़ें हमें कभी भी ऑफिस में नहीं पहन के जानी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस और फॉर्मल शूज ही पहनना चाहिए। तो एक अच्छे कार्यालय का एक शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1, वन शुड ड्रेस फॉर्मली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट आर प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, तो वो शब्द आपस में क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी दूसरे से समान होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो मेरी निष्ठा, मेरा डेडिकेशन है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डेडिकेशन कैन हेल्प मी द लर्न इंग्लिश। अगर कोई मुझे चीज़ सीखनी है तो मेरी अगर निष्ठा है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को सीख लूँगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है। तो मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए 1। तो इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। बड़े अक्षर का प्रयोग है कब किया जाता है। कोई भी पर्सन का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी देश का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो या कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा अक्षर या कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। तो किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करे तो वो हमारा कहलाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसमें क्या है कि जो हॉट है या गर्म है, तो वो एक प्रॉपर्टीज बता रहा है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो ये हमारा है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ये बाकी ऑप्शन को भी आप आसानी से देखकर जज कर सकते हैं कि कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई आपको धन्यवाद कहता है तो आपको जवाब में क्या कहना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर हमें धन्यवाद बोलता है तो हमें उसको बदले में योर वेलकम, आपका स्वागत है, तो ये बोलकर हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड। हमें विषम शब्द को चुनना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन, तो एक तरीके से क्या है कि जो प्लीज़ है, सॉरी है, थैंक्स है, वो सब एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन जो पेपर है, पेपर एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डैश के साथ कार्य करता हूँ। तो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं अपने वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी टूल एंड इक्विपमेंट्स होंगे उनके साथ कार्य करता हूँ। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरणों के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का जो मौसम है वो होने जा रहा है। तो आज का जो मौसम है वो गर्म होने जा रहा है। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वैन डिनोट्स। जो जब है या वैन है वो क्या दर्शाता है। तो वैन किस चीज़ को दर्शाता है। वैन दिखाता है टाइम को। वैन यू विल गो टू द पार्क, वैन यू गो टू द एट ए प्लेस, कोई भी। तो ये चीज़ें वैन क्या दिखाता है, एक समय को बताता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पैट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हिज पैट डॉग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्रा आर कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा और मूल्य सहित क्या कहलाता है। तो हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मतलब हमारे अच्छे पॉइंट है, क्या हमारे बुरे पॉइंट है, क्या हमारी वीकनेस है, किस तरह की हमारी सोच है, थॉट है, क्या किस तरह हम मोटिवेट होते हैं, किस तरह दूसरे बंदों को मोटिवेट करते हैं, हमारे समाज में क्या वैल्यू है, कितने लोग हमें लाइक करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे कहलाती है आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अगर हमें हमारी पहचान को बताना कि हमारी समाज में वैल्यू क्या है, समाज में हमारा करैक्टर क्या है, हम किस तरह की ओपिनियन लोगों को देते हैं, ओपिनियन लेते हैं, कौन हमें लाइक करता है, कौन हमें डिसलाइक करता है, तो ये चीज़ें हमारे करैक्टर्स को इंडिकेट्स करती है, हमारी मतलब आइडेंटिटी को बताती है समाज में। लेकिन हमने कितना मार्क्स स्कोर किया एग्ज़ाम में, ये हमारी आइडेंटिटी को इंडिकेट नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं हैं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ये होती है हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ, जो व्यक्तिगत जो ताकत है। आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड योर कैरियर। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो जो भी हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट है उनको हमें साथ लेके चलना है, और जो भी हमारी वीकनेस है उसको हमें स्ट्रेंथ पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। ऐसा गुण जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, तो ये हमारी कहलाती है पर्सनल वीकनेस। तो पर्सनल वीकनेस आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। जो भी हमारी कमजोरियां हैं वो नकारात्मक कहलाती है और उन पे हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो भी हमारी कमजोरी है उसको हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलना होता है या स्ट्रेंथ में बदलना होता है। तो उसके जब भी हम किसी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करते हैं तो हम जीवन में लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये बीइंग ए कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनती हूँ और चीज़ों को मैं समय पर कंप्लीट करता हूँ, और किसी काम को करने में मैं कितना एक्टिव हूँ, कितना सक्रिय हूँ, तो ये हमारी कहलाती है हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ। लेकिन बीइंग लेजी, आलसी होना, कोई चीज़ समय पर कंप्लीट ना करना, तो वो कहलाता है आलसी और बीइंग लेजी। तो ये हमारी होती है पर्सनल वीकनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप। जो लक्ष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो कोई भी चीज़ हमने डिसाइड कर ले कि हम इस चीज़ को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 दिन में या 10 दिन में, तो ये इस तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल में अगर कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है। तो तनाव क्या है, एक निराशा है और निराशा की भावना है। तो स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड द डिसअपॉइंटमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव का जो संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अच्छे तनाव का जो संकेत होता है वो हमारा होता है डू नॉट लीड टू द लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस इन स्लीपिंग। तो कोई भी अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो किसी भी परेशानी को हमें लंबे समय तक नहीं सोचना है। अगर किसी भी परेशानी को हम लंबे समय तक उस परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं लंबे समय तक, तो उससे क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होती है। और दूसरा है कि लॉस ऑफ स्लीपिंग होता है, तो हमें मतलब टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो उसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आएगी। तो हमें कोई भी परेशानी आती है तो हमें लंबे समय तक उसको नहीं सोचना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो एक अच्छे स्ट्रेस के ये सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लंबा सोच रहे हैं या उस प्रॉब्लम के बारे में, तो लंबे सोचने से क्या स्ट्रेस डेवलप होगी और लॉस ऑफ स्लीपिंग होगा। तो हमें कोई भी परेशानी आती है तो हमें लंबे समय तक उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है और हम स्ट्रेस मुक्त रह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1।
स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्याओं के बारे में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या कहलाता है? सपोज करो हम मान लो दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला बंदा किसी बात को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, या तो फ़ोन में लगा हुआ है या उसका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो इसका मतलब वो फुल्ली प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है, तो ये कहलाता है नॉन फुल माइंडनेस। लेकिन एट ए प्रेजेंट जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारा जो रिप्लाई है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुरंत रिप्लाई दे रहा है, हम अच्छे से हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये कहलाता है कि वो फुल्ली प्रेजेंटली मोमेंट हमारे पास उपस्थित है। तो इट इज़ ए एबिलिटी टू फुल्ली प्रेजेंट एट ए मोमेंट, एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता है वो कहलाती है हमारी माइंडफुलनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट कर बताएं, और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।